हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो डिबेट है ये बेसिकली ये बताती है कि सोसाइटी और इकोनॉमी यानी सोसाइटी और इकोनॉमी में स्टेट यानी क्या हो गया, स्टेट यानी सरकार, और मार्केट यानी बाजार या फिर प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हैं। तो ये डिबेट जो है ये डिबेट क्या बताती है कि सरकार और बाजार के बीच में क्या रोल होना चाहिए, इनका क्या रोल होना चाहिए, यानी कौन ज़्यादा पावरफुल हो, कौन डेवलपमेंट के लिए बेटर है, इस बात की डिबेट वर्सेस है ना, यहाँ पे डिबेट है इन दोनों के बीच में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें ना इसका, तो ये डिबेट एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उनके टाइम से शुरू हुई थी। पहले जो थे ना, लोग कहते थे कि मार्केट फ्री होना चाहिए, मार्केट को ना आप पाबंदियों में मत रखो, मार्केट को कैसा कर दो, फ्री कर दो, ऐसा लोग पहले कहते थे। सरकार ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे, अपना हस्तक्षेप ना दिखाए ज़्यादा। लेकिन आज मॉडर्न टाइम के अंदर जब हम बात करते हैं LPG की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, ये जो जब से ये रिफॉर्म्स आए हैं, सुधार हुए हैं हमारी इकोनॉमी में, तब फिर से डिबेट इम्पॉर्टेंट हो गई है ये वाली। पहले मार्केट को फ्री करने की बात करते थे, लेकिन फिर से एक डिबेट आती है कि वास्तव में क्या है ये। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जिसके ईयर है 1991, 1907, 2002, 1, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं। इन्होंने भी अब हमें फिर से देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि कैसे, मतलब सरकार हमें फिर से देखना चाहिए स्टेट और मार्केट दोनों का बैलेंस कैसा होना चाहिए। इस बात को डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्टेट और मार्केट का बैलेंस कैसा होना चाहिए, ये मिलकर कैसे काम करे, ये हमें अब समझना चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। ओके, अब थियोरेटिकल बेस की जब हम बात करते हैं, इस डिबेट का मेन बेस पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसे PCT भी कहा जाता है, पब्लिक चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है, पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसका ईयर 1960s to 70s के बीच में है। ये अप्रोच क्या कहती है, सबसे पहले तो समझते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच कहती क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के लाभ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात ये जो PCT की थ्योरी है यही कहती है कि जो प्रशासक होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, राइट, वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के काम नहीं करते, जनहित में काम नहीं करते हैं। इसीलिए स्टेट का रोल जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि स्टेट में रहने वाले केवल अपने खुद के स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, जनता की भलाई कुछ नहीं हो रही है उससे। ये साफ कहती है ये वाली PCT थ्योरी। गवर्नमेंट एजेंसीज के फंक्शन को मार्केट को दे देना चाहिए, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज जो फंक्शन कर रही है वो मार्केट में देना चाहिए। इस अप्रोच के रिजल्ट में एक नई थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई, जिसे बोला गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। हम पढ़ेंगे डिटेल में। इस थ्योरी से एक नई थिंकिंग आती है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट आई थी। ओके, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट अब देखिए कैसे काम करेगी। एक यहाँ पे वर्ड है DOER। अब जो गवर्नमेंट है ना वो डोर काम करेगी, यानी काम खुद करने वाली गवर्नमेंट, राइट, कि काम खुद नहीं बल्कि इनेबलर, काम करवाने वाली होनी चाहिए। गवर्नमेंट पहले के ज़माने में क्या था, काम खुद करती थी सारे काम। अब गवर्नमेंट वो कैसा बनना चाहिए, जो वो गवर्नमेंट लोगों से काम करवा सके। तो अपने कामों को दूसरों को देना, एक तरह से ड्योर का मतलब होता है काम खुद करना, और इनेबलर का मतलब होता है काम करवाना। तो ये है इसका मतलब। ओके, मतलब सरकार खुद फैक्ट्री या हॉस्पिटल ना चलाए, प्राइवेट सेक्टर से करवाए और उनको फैसिलिटेट करे, उनको इतना सक्षम बनाए प्राइवेट सेक्टर्स को। अगर सिंपल वर्ड में हम समझें तो सरकार का रोल बदल गया। अब वो खुद काम नहीं करती बल्कि सिस्टम बनाती है ताकि मार्केट जो है वो एफिशिएंटली काम करे। अब हम बात करते हैं इंटरवेंशन ऑफ स्टेट की। देखिए 20th सेंचुरी में क्या हुआ था,
कुछ बड़े इवेंट्स हुए। 20th सेंचुरी में कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं जिनके बाद स्टेट ने इकोनॉमी में बड़ा रोल स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टेट जो है अब इकोनॉमी में बड़ा रोल लेना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेजर इवेंट्स क्या क्या थे ये सब? सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन आता है 1917 में, जिसमें यूएसएसआर ने पूरी इकोनॉमी को स्टेट के कंट्रोल में ले लिया। जब यूएसएसआर जिस समय पूरी इकोनॉमी जो थी अपने खुद के कंसंट्रेट कर लिया, सेंट्रलाइज्ड कर लिया। फिर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, मार्केट सिस्टम इस टाइम फेल हो गया था। ग्रेट डिप्रेशन आया था जिस टाइम मार्केट जो सिस्टम था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। लोगों ने स्टेट से हेल्प मांगी। अब लोग जो है वो स्टेट के पास गए क्योंकि भाई इतना बड़ा डिप्रेशन आया था, है ना। फिर थर्ड में क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45 के बीच, जिसके अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज एक तरह से उस टाइम तो कॉलोनियल ही थी। वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी था। वार हो गया, सब चीज़ तबाही हो गई, तो अब क्या चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन ज़रूरी था। तो इसके लिए अब स्टेट को आना चाहिए था, तो उस टाइम स्टेट का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया था। और बाद में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं, जो कॉलोनी से आज़ाद हुई थी, एकदम नई नई आज़ादी जिन्हें मिली थी, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए अब स्टेट लेड प्लानिंग, जो प्लानिंग स्टेट बनाएगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो गई। तो इन सब के कारण हम देख सकते हैं 20th सेंचुरी के अंदर लार्ज स्केल इंटरवेंशन शुरू हो गया था। किसका? स्टेट का, मार्केट की इकोनॉमी पर। फिर हम बात करते हैं 1950 से 1980s का समय क्या था। इंटरवेंशन का गोल्डन एरा इसे कहा जाता है। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित हो चुके राष्ट्र थे जैसे यूरोप और यूएसए, उनमें केनेसियन थ्योरी फॉलो की गई थी। कीनेसियन थ्योरी हम जिसे कह सकते हैं। कीनेस ने कहा मार्केट खुद से फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। अब कीनेस क्या कहते हैं कि जो मार्केट है ना वो खुद से फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, इसीलिए स्टेट को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब स्टेट की भागीदारी मांगी कीनेस ने। यूएसएसआर में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चालू हुआ। वहाँ पर क्या हुआ था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो चालू हो गई थी। यानी कि 5 ईयर वाले प्लान जैसे बनना शुरू हो गया था। डेवलपिंग कंट्रीज में अब स्टेट ने गरीबी हटाने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। इंडस्ट्रीज लगाई बहुत सारी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वहाँ का। कहने का मतलब है अब सरकार हर जगह बड़ा रोल प्ले कर रही थी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इन राज्यों के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर। फेलियर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें कि जो स्टेट है वो फेल क्यों होता है, फेलियर ऑफ स्टेट की बात करनी चाहिए ना हम। तो देखिए 1980 के बाद लोगों ने स्टेट के रोल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? देखिए, क्योंकि अब इसके कुछ यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर जो था, यानी कि सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया था और उससे इन्फ्लेशन, महंगाई और टैक्सेशन दोनों बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। तब लोगों को ना बहुत ये होने लगा कि ये स्टेट कर क्या रही है भाई। फिर आता है फिस्कल क्राइसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट। यानी कि देखिए, वेलफेयर पॉलिसीज़ जो होती है, कल्याणकारी पॉलिसीज़ जैसे सब्सिडीज़, फ्री सर्विसेज देना, ये सब जो भले के लिए की जाती है, इसने गवर्नमेंट को अब कर्जे में डाल दिया था, डेप्ट में डाल दिया। तो फिस्कल क्राइसिस आ गया उससे, वेलफेयर स्टेट के कारण। डिलीवरी फेलियर हो गया था। डिलीवरी यानी सर्विस डिलीवरी जो होती है, सरकार बेसिक सर्विसेज जो लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग जो सरकार को देना था, मतलब उसमें अब ठीक से अच्छे से नहीं दे पा रही थी, वो फेल हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि कोलैप्स ऑफ कमांड इकोनॉमीज। यूएसएसआर और ईस्ट यूरोप में सेंट्रल प्लानिंग जो थी, जो यूएसएसआर ने हमने देखा सारी प्लानिंग अपने हाथ में ले ली थी, वो सारी प्लानिंग उस समय फेल हो चुकी थी। मार्केट मैकेनिज्म जो होता है वो वापस आने लगा। अब मार्केट का जो रोल है
वो ज़्यादा हाई होने लगा था इस टाइम। ईस्ट एशियन मिरेकल क्या होता है? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज लिमिटेड स्टेट रोल के साथ बहुत फास्टली डेवलप हो गए थे। यहाँ पे स्टेट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, फिर भी ये स्टेट इतने फास्टली डेवलप हुए, तो एक मिरेकल देखने को मिला यहाँ पर, चमत्कार। पुअर पब्लिक एंटरप्राइज, पुअर पब्लिक एंटरप्राइज का क्या मतलब है? सरकारी कंपनीज जो PSUs लॉस में चल रही थी बहुत ज़्यादा। स्टेट का कोलाप्स होना, कोलाप्स मतलब जैसे अफगानिस्तान, सोमालिया, नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान, सोमालिया, लिबिया, ये सब जो है इनमें सिविल वॉर्स, गृह युद्ध, स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर जब आपस में ही लोग लड़ने लग जाते हैं तो वो गृह युद्ध होता है। ये जो है स्टेट्स ने, सिविल वॉर्स ने स्टेट्स को तोड़ दिया था, स्टेट टूट चुका था अपने आप में। और फिर बात करें, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन बढ़ चुका था। ज़्यादा स्टेट इंटरवेंशन ने क्या किया? करप्शन, डिले, रेड टेप, ये सब बढ़ा दिया था। अब जहाँ पे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, स्टेट आएगा, वहाँ करप्शन तो बढ़ेगा, लाल फीताशाही तो बढ़ेगी। तो इन्फ्लेटेड ब्यूरोक्रेसी एक तरह से वाइड स्प्रेड हो चुका था उस चीज़ का। तो अगर हम कहें कि स्टेट का रोल किस समय वापस जो है एक तरह से फेलियर देखने को मिला, तो वो 1980s के समय। मार्केट फ्रेंडली अप्रोच की बात करते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि स्टेट और मार्केट की ये जो बहस डिबेट बढ़ी, दुनिया में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म आने लगे, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? लिबर्टी टू मार्केट, कि मार्केट को भाई थोड़ी सी लिबर्टी दो। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन, सारा वर्ल्ड एक जगह पर। इन सब रिफॉर्म्स का मतलब था स्टेट का रोल कम और मार्केट का रोल ज़्यादा होना। इस ट्रेंड को बोला गया स्टेट मिनिमलिज्म, यानी सरकार का काम कम इंटरफेरेंस। सरकार का जो काम है उसमें सरकार का क्या होना चाहिए? कम इंटरफेरेंस, सरकार हस्तक्षेप ना करे, स्टेट को मिनिमलाइज कर दे, कम कर दे। मार्केट फ्रेंडली यानी मार्केट को ज़्यादा फ्रीडम देना, मार्केट को क्या देना? ज़्यादा आज़ादी देना। वर्ल्ड बैंक ने अपनी 1991 की एक रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा कि स्टेट का रोल पूरी तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्टेट का रोल पूरी तरह ख़त्म मत करो, सरकार का एकदम हस्तक्षेप बंद हो जाए ऐसा मत करो, लेकिन स्टेट इंटरवेंशन जो है, जो हस्तक्षेप है, वो तभी होना चाहिए जब ज़रूरत हो। इन रिपोर्ट्स के अंदर मार्केट फ्रेंडली स्टेट के 3 गोल्डन प्रिंसिपल हैं। वो क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले है इंटरवीन रिलक्टेंटली, मतलब सरकार तभी इंटरफेयर करे जब ज़रूरत प्रूव हो, पता होना चाहिए कि प्रूव होनी चाहिए ज़रूरत। मार्केट को ना अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, अपने आप चलने दिया जाए बिना अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल के। फिर आता है अप्लाई चेक्स एंड बैलेंस, जब सरकार इंटरफेयर करे तो वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो, पारदर्शी भी हो और जवाबदेही भी हो। उसकी पॉलिसीज़ जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मतलब चेक हों, यानी कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाएं वो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक होनी चाहिए ना, तभी पता चलेगा कि वो जो बन रही है वो सही है या नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। एक इंटरवीन ओपनली, इसका मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हिडन या सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सिंपल, क्लियर और रूल बेस्ड होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिएशन यानी कि जो अपनी मनमर्जी होती है ना वो ना हो सके। तो ये बात इसमें 3 कही गई, गोल्डन रूल दिए गए। देखिए, प्रॉब्लम्स इन मार्केट सिस्टम में बाजार प्रणाली की कमियां क्या क्या हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं मिश्रा एंड पुरी ने बताया कि सिर्फ मार्केट के ऊपर डिपेंड करना भी गलत है, क्योंकि मार्केट सिस्टम में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। मार्केट इम्परफेक्शंस, जैसे कि क्या है मार्केट इम्परफेक्शंस, यानी देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में मार्केट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो विकासशील देश है, अभी अभी आज़ाद हुए हैं, विकसित हो रहे हैं, विकासशील राह पर चल रहे हैं, तो मार्केट कैसे परफेक्ट होगा? अगर मार्केट परफेक्ट होगा तो वो तो डेवलप्ड हो जाएंगे ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में मार्केट परफेक्ट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत अनइक्वल होती है,
मतलब सही तरीके से नहीं बंटी हुई होती है, मोनोपोलीज ज़्यादा होती है और लोगों को फुल एक्सेस नहीं मिलता। रॉन्ग रिसोर्स अलोकेशन, यानी मार्केट हमेशा रिसोर्सेज को सही जगह अलोकेट नहीं करता, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, अपने फ़ायदे की बात करता है, जहाँ फ़ायदा वहाँ रिसोर्स को अलोकेट कर दिया, जिस कंपनी के साथ फ़ायदा हो रहा है उसके साथ हाथ मिला लिया। तो ये मार्केट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता। नो इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट कभी भी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस नहीं बना पाता, इससे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों हो सकते हैं। जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं दे सकता, कहने का मतलब एक बैलेंस नहीं बना सकता। नो इक्विटी मतलब मार्केट सिर्फ एफिशिएंसी देखता है, कहाँ दक्षता है, कहाँ कार्यक्षमता है। इक्विटी और जैसे देखिए न्याय और समानता नहीं देखता है। रिच और पुअर के बीच गैप इससे क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए स्टेट का हस्तक्षेप, स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को आना पड़ता है, राइट। अब हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड व्यू की। अब मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी का एक बैलेंस्ड व्यू आया है। क्या है वो? मार्केट को वहाँ चलने दो जहाँ वो एफिशिएंटली काम करता है और स्टेट वहाँ इंटरफेयर करे जहाँ मार्केट फेल हो जाता है। मार्केट को कहाँ चलने दो? जहाँ वो बढ़िया से काम कर रहा है, और जहाँ मार्केट फेल हो जा रहा है वहाँ पर आप क्या करो, स्टेट को लेकर आ जाओ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 1991 के शब्द में अगर देखें तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ मार्केट अच्छा काम करता है। गवर्नमेंट को काम जो अपना है ना वो कम करना चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ मार्केट अच्छा काम करता है, और ज़्यादा काम कब करना चाहिए? जहाँ मार्केट फेल हो जाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1997 भी यही कह रहा है कि स्टेट सेंट्रल है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, पर एज अ पार्टनर, एज अ कैटलिस्ट और फैसिलिटेटर, नॉट एज अ डायरेक्ट प्रोवाइडर, राइट। मतलब सरकार का रोल अब मार्केट को गाइड करना और इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और सोसाइटी में इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास बनाए रखने का काम है। वर्ल्ड बैंक ने 5 फंडामेंटल इंपॉर्टेंट टास्क 1997 की रिपोर्ट, हर गवर्नमेंट के 5 करोड़ टास्क बताए गए हैं। कितने? 5 करोड़ टास्क बताए गए हैं जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको मिलाकर इंक्लूसिव करके विकास हो, उसके लिए ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशनल लॉ, कोर प्रिंसिपल है, कोर नॉट करोड़, सॉरी फॉर दैट, कोर। 5 मेन कोर इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? इस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशन लॉ, यानी लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जहाँ रूल्स वगैरह क्लियरली मेंशन हो। मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को आप कंट्रोल करो, डेफिसिट मैनेजमेंट करो, घाटे में मत जाने दो अपने प्रबंधन को, और स्टेबल इकोनॉमी को अपनाओ, जो स्थिर इकोनॉमी, बार बार बदले ना, डायनेमिक नहीं होना चाहिए ना इसमें। फिर आता है इन्वेस्टिंग इन बेसिक सोशल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया हेल्थ के काम करो, एजुकेशन, रोड्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, जो पुअर, ओल्ड, डिसेबल्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के हैं उनको वेलफेयर के लिए प्रमोट करो। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जो आपका पर्यावरण है, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ और पोल्यूशन कंट्रोल है, इन सबको देखो। तो इसी के साथ अगर हम फाइनली देखें तो वर्ल्ड बैंक ने 1991 रिपोर्ट में क्लियर कहा था, डेवलपमेंट का मेन इशू स्टेट और मार्केट के बीच इंटरेक्शन है। डेवलपमेंट का मेन इशू क्या है? जब स्टेट और मार्केट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये इंटरवेंशन एज वर्सेस लेसेस फेयर का सवाल नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मार्केट क्या है? एफिशिएंट है, इनोवेशन लाता है और रिसोर्स एलोकेट करता है। स्टेट लीगल फ्रेमवर्क देता है, इक्विटी बनाता है और फेलियर्स को करेक्ट करता है। इसीलिए इट्स नॉट स्टेट और मार्केट, इट्स स्टेट एंड मार्केट, दोनों के बैलेंस्ड रोल से ही हम डेवलपमेंट को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और यही बात इसमें की गई है। तो डिबेट नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।